चलिए आज हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। और दूसरा बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या हो। गति और गमन पथ दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है तो किस तरह से गति करेगा, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, समझिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। तो ये वैद्युत क्षेत्र को कई भाग में बांटा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो, समान। मतलब एक ऐसा फील्ड हो, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके हर बिंदु पे, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो और दिशा जो हो एक ही दिशा हो, समान दिशा हो। हर बिंदु पर दिशा क्या हो, समान हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। तो इस वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हमेशा किस समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर ऐसी रेखाएं खींची गई हैं तो समझ लीजिए कि वो किसको शो कर रही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को। इस तरह की जब रेखा हो वैद्युत क्षेत्र की तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह का रेखा हो, इस तरह का रेखा हो, इस तरह का रेखा हो, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है, एक दिशा में है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है तो उस कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी या वो कण किस प्रकार का गति करेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, कैसा वैद्युत क्षेत्र लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। आपके प्रश्न में है, देखिए। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, समझिए वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें हमने एक आवेशित कण रख दिया। ये एक कण है जो क्या है, Q कूलाम से आवेशित है। इस कण को हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो आप सभी को पता है कि जब इस आवेशित कण को आप वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस कण पर बल कार्य करेगा। कौन सा बल, वैद्युत बल। किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पर एक वैद्युत बल लगेगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं होता और केवल आवेशित कण होता तो उस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे ही वैद्युत क्षेत्र वहां होगा तो उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा, चाहे वो कण ऋणावेशित हो चाहे वो धनावेशित हो, लेकिन वो आवेशित होना चाहिए, तभी वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये कण आवेशित नहीं है तब भी उस पर वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। यानी वैद्युत बल के लिए आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इस आवेशित कण को जब रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा। उस बल को क्या कहेंगे, वैद्युत बल। लेकिन उस बल की दिशा क्या होगी, उस बल का क्या डायरेक्शन होगा, किस दिशा में वो फोर्स लगेगा, ये जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि जो कण आवेशित है
उस पर आवेश कौन सा है, क्या वो धनात्मक आवेश है, क्या वो ऋणात्मक आवेश है। अगर वो कण धनावेशित होगा तो उस पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, लेकिन अगर वो कण ऋणावेशित होगा तो उस पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन बल दोनों कंडीशन में लगेगा। तो हमने जो यहाँ कण लिया है जिस पर Q कूलाम का आवेश है, वो आवेश कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, तो बल किस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा और वो बल होगा F = Q × E। ये बल लगेगा। इस बल से होगा क्या, जब ये बल लगेगा तो कण के वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, यानी कण गति करना शुरू कर देगा, गति करने लगेगा। गति करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो त्वरण कितना होगा उस त्वरण को ज्ञात कर ले। ठीक है, इतना बल लगेगा तो उस कण का वेग क्या होगा, बदलेगा। मतलब ऐसे समझो, आप ऐसे खड़े हो और पीछे से कोई आया ऐसे ढकेल लिया तो आपका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वेग बढ़ेगा यानी वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। उसी तरह से ये आवेशित कण यहाँ था, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऑटोमेटिक इस पे बल लग गया, इस बल के कारण इसकी गति बढ़ गई, यानी गति बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। अगर गति नहीं बढ़ती, बराबर वेग से चलती, तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता। त्वरण उत्पन्न होने का मात्र एक ही कारण है, गति में परिवर्तन। अगर गति में परिवर्तन हुआ तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। लेकिन अगर गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बराबर गति से वस्तु चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर कण पहले रुका था, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा, कण अब चलने लगा, रुका था अब क्या करने लगा, तो वेग क्या हो गया, बदला कि नहीं, बदल गया ना। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। क्या होगा, तो उस त्वरण का पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, वो त्वरण कितना उत्पन्न होगा। समझ में आ गई बात। तो इस चीज को पहले यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में Q कूलाम का क्या आवेश या Q कूलाम का आवेशित कण, ठीक है, स्थित है। समझ में आ गई बात। हमने माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में Q कूलाम का एक आवेशित कण स्थित है। इस कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। तो लिखेंगे इस कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कार्य करता है। समझ में आई बात। उस कण पर जो आवेशित कण आप वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं ना, उस आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण एक बल लगेगा। उस बल का मान क्या होगा, F = Q × E। इतना बल उस पर लगेगा। दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उसी दिशा में बल लगेगा। जब बल लगेगा तो कण में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, बल के कारण कण में
क्या उत्पन्न त्वरण। तो उत्पन्न त्वरण का फॉर्मूला होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए, न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो कण में उत्पन्न त्वरण यहां से निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा F बाई एम, ये हो जाएगा। F बल है, m उस कण का द्रव्यमान है और A उस कण में उत्पन्न त्वरण है। ठीक, तो हमें त्वरण A चाहिए, तो A का मान कैसे निकालेंगे, m को इधर भेजेंगे तो m बटा m हो जाएगा। A बराबर F का मान क्या है, तो यहाँ रख देंगे बटा m, ये हो गया कण में उत्पन्न त्वरण। समझ आई बात। अच्छा ध्यान रखना, कण पर यहाँ बल लगा, कण गत करने लगा, गत करते हुए कण यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ठीक है, कितनी दूरी चला, x, मान लिया x दूरी चला और ये कण गत करते हुए यहाँ पर आ गया। समझ आई बात। तो जब x दूरी चला और यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो कण रुका था, विराम में था, लेकिन x दूरी चलने के बाद उसका वेग कुछ बदला है, तो वेग कितना हो गया, मान लो v, कितना हो गया v। तो लिखेंगे कण की x दूरी के बाद, कण की x दूरी के बाद वेग, वेग क्या हो जाएगा, तो समीकरण लगा देंगे v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक, एक गति का तृतीय समीकरण है, ये समीकरण हम यहाँ लगा देंगे, v बराबर v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। सही है। अच्छा देखो, जब कण यहाँ पर था तो इसका वेग क्या रहा, प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि स्थिर था, जब बल लगा तब न गत किया, तो ये x दूरी गत करते हुए जब यहाँ आया तो इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक, पहले वेग 0, x दूरी के बाद वेग कितना हो गया, v। तो यही तो वेग में परिवर्तन हुआ, इसी वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण। उस त्वरण का मान हमने यहाँ निकाल लिया। लेकिन समझिए x दूरी के बाद न वेग भी हुआ है, तो उस वेग का मान इस सूत्र से निकालेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। इसमें देखो u क्या है, u का मान क्या है, तो यहाँ 0 रख देंगे और ये हो गया 2a, यानी v स्क्वायर बराबर हो गया 2ax। सही है। अब 2a का मान क्या निकला हुआ देखो, यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर आएगा 2 और a का मान हो गया QE बाई m इंटू क्या x। ये किसका मान आ गया, v स्क्वायर का, किसका मान, v स्क्वायर का मान इतना आ गया। ठीक, इतना वेग यहाँ पर आते आते ये कण अर्जित कर लेगा। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक होता है गतिज ऊर्जा, मान लो यहाँ से वहां तक गया और इतना वेग इसने अर्जित किया है, ठीक है, इतना वेग अर्जित कर लिया है, उस वेग का मान हमने निकाल लिया। लेकिन ये भी सोचो कि जब कण एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया है तो यहाँ पर विभवांतर भी तो उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि विभवांतर का डिफिनीशन यही है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया। समझ में आया। तो यही चीज यहाँ भी हो रहा है कि आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है। कितनी दूरी जा रहा है, तो विभव कितना होगा, कण द्वारा x दूरी पर क्या विस्थापन, x दूरी बाद x कण द्वारा x दूरी पर विभव, विस्थापन नहीं विभव, तो v बराबर क्या होता है, e इंटू एक्स। भाई कल ही हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे, E इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा v बाई डी, याद आ रहा।
कल ये प्रूफ हुआ ना। यहाँ पर डेल्टा V क्या था, विभव में अंतर था, तो उसको हमने V मान लिया है। और दोनों समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी क्या था, यहाँ पर क्या है x, ठीक है। और E वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी है। मतलब इसी चीज को इस तरह अगर आप लिखोगे तो ये मिलेगा -V/, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह इसका जब यहाँ गुणा करोगे V बराबर आएगा E इंटू एक्स। अच्छा देखो E इंटू एक्स इसमें है कि नहीं है, उसके जगह क्या रख दो V, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q/m, और E इंटू एक्स की जगह हो गया V, ठीक है। कण की गतिज ऊर्जा कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये तो वेग निकल गया। अगर यहाँ से V स्क्वायर हटाओ स्क्वायर हटाओगे ना तो ये किस में आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, सही कि नहीं, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो ये कण का वेग यहाँ से निकल जाएगा। अगर कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो वो इतने वेग से गति करेगा, यहाँ से उसका वेग निकल जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए गति करेगा तो भाई गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, तो आवेशित कण की क्या गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इसमें आप क्या करोगे, v का मान नहीं रख दोगे या v स्क्वायर का मान रख दो, क्योंकि v स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस v स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा 2qv/m, सही है। अच्छा अब यहां पर समझो 2qv/m, यहां पर अगर देखा जाए तो m से m कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 2, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या आ जाएगा q इंटू v, ठीक है। अगर कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर वैद्युत बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण के कारण उसका अंतिम वेग निकल जाएगा v का मान, फिर गतिज ऊर्जा निकल जाएगा, समझ आई बात। तो इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिज ऊर्जा आप निकाल लोगे। अच्छा देखो ये जो गतिज ऊर्जा है ना k बराबर q इंटू v, वो क्या है, आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ही तो है। जितना कार्य आप करेंगे उतनी उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मान लो वो टेम्पू है रुका है, उसको हम धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मार रहे हो तो कार्य कर रहे हो ना, तो जितना कार्य करोगे धीरे धीरे वही कार्य टेम्पू में किसके रूप में स्थिर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में, जिससे टेम्पू गति करना शुरू कर देता है, समझ आई बात। तो गतिज ऊर्जा जो है ये किया गया कार्य के बराबर होता है। जितना कार्य ये बल इस पर किया होगा उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, वही कार्य किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगर प्रूफ करना है तो भी हम कर सकते हैं, कैसे देख लो। अगर इसे हमें प्रूफ करना हो कि सिद्ध कीजिए कि ये किया गया कार्य ही है, तो समझिएगा इस चीज को। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तो गया, तो यहाँ पर इसका विभव कुछ रहा होगा, सही है। यहाँ पर मान लीजिए स्थित था तो विभव क्या रहा होगा, और यहाँ से यहाँ आया तो विभव भी हो गया। तो विभवांतर क्या होता है, VV माइनस बराबर W/ आवेश Q, यही होता है ना। तो VB कितना है B, और VA कितना है बराबर W/, यानी V बराबर क्या आ गया W/Q का इधर गुणा कर दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू, देखो वही तो यहाँ भी है कि नहीं है, हैं? ये है भी नहीं, बड़ा वाला भी है, नहीं तो विभव वाला है, यही चीज यहाँ भी है। तो ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, किए गए
मतलब इस आवेश पर जो बल लगा है वो बल इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया होगा ना, वही कार्य क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। समझना है? इसीलिए अगर कोई वस्तु रुकी है और उसको हम ढकेलते हैं तो गति करने लगती है। क्यों? क्योंकि ढकेलने में जो हम कार्य करते हैं ना, वो कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु गति करना शुरू कर देती है। अगर आप कार्य नहीं करते तो वो वस्तु गति भी नहीं करता, क्योंकि आपका कार्य नहीं होता तो वो कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर नहीं होता, जिससे वो गति कर सके। तो गतिज ऊर्जा का मतलब है किया गया कार्य, और इलेक्ट्रिक में कार्य का सूत्र यही होता है Q इंटू V। वैसे जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कार्य तो बल गुणे विस्थापन लिखते हैं, लेकिन विद्युतकी में कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश गुणे विभव, इसके बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो नोट कर लें इसको। चलो अगला टॉपिक, देखो अगला टॉपिक है समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का क्या गमन पथ। गमन पथ मतलब अगर कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो किस प्रकार का गति करेगा, उसके पथ का रास्ता, जिस पथ से वो गति करेगा वो रास्ता कैसा होगा। क्या वो रास्ता सीधी रेखा होगा यानी रेखित, क्या वो रास्ता वृत्तीय होगा, क्या वो रास्ता परवलयकार होगा, किस टाइप का वो रास्ता बनाएगा, उसी को हम कहते हैं गमन पथ। गमन मतलब जाना, पथ मतलब रास्ता, यानी किस प्रकार के रास्ते से वो जाएगा। समझ आई बात? कौन? आवेशित कण, कहाँ पर? एक समान विद्युत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा, उसके लिए हम दो प्लेट लेंगे, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे दो प्लेट ले लेंगे। ठीक, ऊपर वाला जो प्लेट है, ठीक है, उसको हम कर देंगे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर धन आवेश है। समझ आई बात? नीचे वाले प्लेट पर ऋण आवेश, जितना ऊपर धन है उतना ही नीचे ऋण है, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि जितना ऊपर धन है उतना नीचे ऋण है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन से, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे, ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, लेकिन दिशा किधर है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। ठीक, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण हम गति करा रहे हैं तो कण किस प्रकार के रास्ते से गति करेगा। मान लो कि हमने यहाँ पर कोई एक आवेशित कण है Q कूलाम का, ठीक, ऐसे यहाँ से गति करना शुरू कर दिया, किस दिशा में, एक्स एक्स। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिशा है वो कौन सी, एक्स एक्स की है, और ये जो दिशा है वो वाई एक्स की है। तो कण किस अक्ष के दिशा में गति कर रहा है, एक्स अक्ष के दिशा में, यानी इस दिशा में कण गति करना प्रारंभ कर रहा है, इस दिशा में। तो वाई अक्ष की दिशा में तो गति कर नहीं रहा है, तो वाई अक्ष के दिशा में इसका प्रारंभिक वेग होगा यू आई, वो क्या होगा, केवल एक गति एक्स अक्ष के दिशा में कर रहा है तो वेग क्या हो जाएगा, यू एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष के दिशा में गतिशील। अब इस कण पर क्या लगेगा, बल। क्यों? क्योंकि ये कण जो है वैद्युत क्षेत्र में है ना, तो इस कण पर क्या लगेगा, बल, और बल की दिशा किधर होगी, नीचे की, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये धनावेशित है।
और धनावेशित कण पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है, तो इस पर ये बल लग जाएगा। समझिएगा, जब ये बल लगेगा तो इस बल के कारण जिस कण को सीधे गति करते हुए यहाँ आना चाहिए वो कण गति करते हुए ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर बल लग रहा है, तो बल धीरे धीरे उसको नीचे की ओर खींचेगा, जिसके वजह से कण की गति क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक, तो इस पथ को हम क्या सा पथ कहते हैं, यही हमको जानना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बल लग रहा है वो y अक्ष के दिशा में लग रहा है नीचे की ओर, जिसके वजह से कण का गमन पथ इस तरह हो जा रहा है, लेकिन कण चलना किस दिशा में चाह रहा है, x के अक्ष के दिशा में, यानी x अक्ष के दिशा में वो चलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका वेग क्या रहता है, 0, उसका वेग ux x अक्ष के दिशा में, और y अक्ष की दिशा में उसका वेग क्या है, 0 है। ध्यान रखिए, 0 है, 9 मत लिख देना। ठीक है, तो लिखेंगे माना q कूलाम का एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में x अक्ष के दिशा में ux वेग से क्या है, गतिशील है। समझ में आ गई बात। हमने मान लिया कि एक आवेशित कण है जिसका आवेश क्या है, q कूलाम, और ये आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में x अक्ष के दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, x अक्ष के दिशा में ux वेग से गति करना शुरू कर x अक्ष के दिशा में, तो t समय में x अक्ष के दिशा में कितना विस्थापन होगा। मान लो x अक्ष के दिशा में ux वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो t समय में उसका विस्थापन या उसका वेग कितना होगा, तो देखिए कण का t समय में क्या विस्थापन, t समय में कितना विस्थापन होगा, किस दिशा में, x अक्ष के दिशा में x अक्ष के दिशा में x अक्ष के दिशा में क्या विस्थापन। ठीक है, क्योंकि y अक्ष के दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है, उसका 0 है, लेकिन x अक्ष के दिशा में उसका प्रारंभिक वेग ux है, तो x अक्ष के दिशा में जब ये चलेगा, ठीक है, तो कितना विस्थापन होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटा समय होता है, वेग क्या, t समय में विस्थापन है ना, तो विस्थापन कण का t समय में x अक्ष के दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन बराबर होगा क्या, x बराबर क्या होगा, वेग गुणे समय, यही होता है। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे, तो x अक्ष के दिशा में वेग क्या है, vx, और समय कितना लगा, t, तो x अक्ष के दिशा में t समय में विस्थापन इतना हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर t का मान हम निकालें तो क्या आएगा, x बटा v, ऐसे हो जाएगा। t का मान निकालोगे तो vx को इधर भेजोगे ना, तो vx इधर आएगा, तो x बटा vx हो जाएगा। ठीक, अच्छा, कण का t समय में y अक्ष की दिशा में क्या विस्थापन। समझ आई बात, क्योंकि कण अकेले दो दिशा में विस्थापन कर रहा, देखो एक x अक्ष की दिशा में भी चल रहा था और एक y अक्ष की दिशा में भी चल रहा है,
मतलब कण यहाँ से अगर यहाँ आया तो दो तरह का विस्थापन, एक वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन और एक इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लंबवत विस्थापन। तो दो तरह का विस्थापन हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कण द्वारा t समय में वाई अक्ष की दिशा में अगर विस्थापन निकालें तो आप पढ़े हुए फार्मूला पढ़े हुए गति का समीकरण का S इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये गति का द्वितीय समीकरण है। यही फार्मूला यहाँ लगाना है। तो वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो S की जगह क्या लिख देंगे, y ut, x अक्ष की दिशा में जो वेग है वो ux है, ठीक है, और इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अच्छा, t कॉमन कर दें, क्या बचेगा ux प्लस हाफ at। हमने किसको कॉमन लिया? हाँ, किसको कॉमन लिया है बाबू? एटी स्क्वायर है ना, टी कॉमन लिया है ना दोनों में से, टी कॉमन लिया है। देख लो गलत हो रहा है हमको लगा। तो वाई अक्ष के दिशा में विस्थापन है ना, तो यू आई हो जाएगा, और यू आई का मान क्या है? 0 है, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ एटी, ये हो गया वाई का मान। देखो 0 हो गया है तो वाई बराबर बचा क्या, हाफ एटी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर। समीकरण अगर एक में देखा जाए, एक से, ये समीकरण नंबर 1 है, से टी का मान निकला हुआ, टी का मान यहाँ क्या करें, रख दें, से टी का मान रखने पर, तो जब टी का जो ये मान है यहाँ रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, हाफ ए और t की जगह x बटा वी एक्स का होल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसको, y इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स, देख लेना, हाफ ए टी स्क्वायर बराबर, ठीक है, इतना आया। अब इसमें क्या आया है, ए भी आया है, तो ए का भी मान हमको निकालना पड़ेगा, बिना ए के मान का नहीं हल होगा। तो देखो न्यूटन के द्वितीय नियम से यह बराबर क्या होता है, यह में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। यहाँ तक दिखा? अच्छा, यहाँ देखो, यह बराबर होता है एम ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो अगर यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे जो कण है उस पर बल लगा है नीचे की ओर, इसी बल के कारण ही तो ये धीरे धीरे नीचे आया है। तो ये बल जब लगा होगा तो इस कण का वेग क्या होगा, बदला होगा, वेग में परिवर्तन हुआ होगा, तो उसमें त्वरण आया। उस त्वरण का मान किससे निकालेंगे, तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, तो ए बराबर हो जाएगा एफ बाई एम। अब एफ का मान क्या होगा, क्यू ई बटा एफ, जो वैद्युत बल है एफ, ठीक है, लिख लेना, चूंकि एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, ये ए का मान निकल गया। इसी ए के मान को यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये मान लो समीकरण 3 है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से आएंगे, आप लिखेंगे तो y इक्वल टू हाफ, और a का मान आया कितना, क्यू ई बटा m इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा वी एक्स, देख लेना ध्यान से, बटा वी एक्स। अच्छा देखो ये दोनों पे 2 घात होगा ना, वी एक्स पे भी होगा, यहाँ देखो छूट गया था, ये हो गया वी एक्स स्क्वायर। अच्छा, और देखो y इक्वल टू
हाफ, देखो यहाँ पे समझना m नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचा QE और नीचे हो गया एम भी एक्स का इंटू क्या एक्स स्क्वायर। ये समीकरण बन गया। ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ना, ये समीकरण किसका है? परवलय का। किसका है? तो अगर ये समीकरण परवलय का है, इसका मतलब ये पथ कैसा बन रहा है? परवलयाकार बन रहा है। यानी जब कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो कैसा पथ बनाएगा? परवलयाकार बनाएगा। तो ये लिख देंगे इसको, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखना ध्यान से लिखेंगे। चूंकि समीकरण, ठीक है, x के पद में परवलय कार का क्या है? समीकरण है। ये परवलयकार के समीकरण के रूप में। अतः गमन पथ, जिस रास्ते से आवेश जा रहा है, गमन पथ कैसा होगा? परवलयकार होगा। समझ में आई बात? यानी कोई आवेशित कण अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस कण पर दो तरह का विस्थापन होगा, एक एक्स अक्ष के दिशा में और एक वाई अक्ष के। तो एक्स अक्ष के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, सीधे है विस्थापन बराबर वेग बटा। लेकिन जो वाई अक्ष के दिशा में विस्थापन हो रहा है वो किसके कारण होगा? बल के कारण। तो उस बल का मान हमने निकाला, ठीक है, F बराबर QE। परंतु ध्यान रहे उस बल के कारण ही उस आवेशित कण में क्या उत्पन्न हुआ था? त्वरण। ठीक है, क्या उत्पन्न हुआ था? तो उसके लिए हम इस त्वरण का गणना कर लिए है, फिर A का मान इसमें रख दिए, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।